पिछली बार आप लोग 30 सीटों पर लड़े, 16 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार 29 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि संपई सोरेन जी भी जब से उस तरफ गए ना, तो फिर वो भी झूठ बोलने लगे। जो काम 15 सालों में भाजपा के विधायक नहीं कर पाए, उसको हम लोगों ने 3 साल में करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय चुनावी सभाओं में बिताते हैं। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, दूसरे के बाद तीसरे राज्य, और सही में काम के घंटे उनके कम हैं और चुनाव प्रचार के घंटे ज़्यादा हैं। जितनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की दिखी है झारखंड में चुनाव प्रचार में, उतनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिखी। ये तो पार्टी का निर्णय था कि मुझे कब मंत्री बनाना है। मुझे 3 महीने का कार्यकाल मिला। और जनप्रतिनिधि, आपके पास क्या प्लान है यहाँ पर सिंचाई को लेकर कुछ सुविधाएं बेहतर करने? और विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जबरदस्ती अनर्गल बयानबाजी तो आप जानते हैं कि भाजपा के लोग करते हैं। मैं उससे विचलित नहीं होती। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और शिक्षा को लेकर वो सवाल कर रहे हैं। उसमें से कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक सैनिक स्कूल का निर्माण होना था, वो नहीं हो सका। एक 500 बेड के अस्पताल का आपने जिक्र भी किया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि वो बनना था। अगर वो बन जाता, आप मानती हैं कि एक उपलब्धि के तौर पर आपके लिए शुमार होता 5 साल में, जो नहीं हो सका? नमस्कार, जोहार। झारखंड में चुनाव है और पहले चरण का चुनाव जो है बहुत नजदीक है। आज 43 सीटों पर चुनाव का प्रचार थम गया और दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होना है और उसमें से एक सीट जो है संताल परगना प्रमंडल का महागामा भी है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने लगातार दूसरी बार दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 में जीतकर ये पहली बार विधायक बनी। 2024 में जब अप्रत्याशित ढंग से मुख्यमंत्री बदले, जिस तरह की घटनाएं उस समय हुई, उसमें इनको मंत्री भी बनाया गया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बनी। कार्यकाल बहुत कम रहा, 5 साल इनका कार्यकाल रहा है। इस बार इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अशोक भगत से है। हम बातचीत करेंगे, समझना चाहेंगे कि क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरी हैं तो और कितने बेहतर ढंग से समझ पा रही हैं। 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र की समस्याओं को और किस तरह से देखा, कहां तक समाधान कर पाई, और अशोक भगत जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उनके साथ मुकाबले को लेकर कितनी तैयार हैं और कितना मजबूत पाती हैं अपने आप को। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। चुनाव इस दूसरे फेज के लिए भी बहुत कम वक्त बचा, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। आप चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपनी तैयारियों को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, जीत के प्रति कितनी आश्वस्त? देखिए, कैंडिडेट तो डिसाइड पार्टी करती है, लेकिन चुनाव जो है पूरा जो है निर्भर करता है कार्यकर्ताओं पर। महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता आज इस चुनावी मैदान में हैं और हमारे चुनाव की तैयारी की बात हो, चाहे इस चुनाव को पूरे लड़ने की बात हो, आज एक-एक कार्यकर्ता पार्टी का चुनाव लड़ रहा है। जनता से हमें बहुत उत्साहित कर रही है। बहुत आत्मीयता से सभी जगह स्वागत किया जा रहा है, सभी लोग मिल रहे हैं और जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा है या महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस है, उससे सरकार की योजनाएं घर-घर तक पहुंची हैं। कुछ घर तो 1, 2, 3, 4 योजनाओं से भी लाभान्वित हुए हैं। तो लोगों को ये लोगों के मन में है, इस सरकार ने आम जनता के लिए काम किया है, बजाय कि सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए। तो उसकी वजह से जनता का भरोसा बहुत है हम लोगों के ऊपर और वो जानते हैं कि जो भी काम बच गए हैं, उसको हम लोग अपने अगले टर्म में ज़रूर पूरा करेंगे। अब 2019 में जब चुनावी मैदान में थी, पहली बार थी, तो विपक्ष के पास आप पर व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाने या आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब आपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो कामकाज के आधार पर भी आकलन होगा। वो आप पे आरोप भी लगाएँगे कि भई फलाना काम नहीं हुआ, सड़क का काम नहीं हुआ, बिजली का काम नहीं हुआ। आप उसको चुनौती मानती हैं, इस बार आपको आपके कामकाज के आधार पर भी आकलन हो रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग भी ये जानते हैं और वो दबे स्वर से वो भी इस बात की चर्चा आपस में करते रहते हैं कि जो काम मैंने कोरोना के 2 साल और उसके बाद जो 3 साल कार्यकाल हम लोगों का विकास का रहा, वो 15 साल के बनिस्बत ज़्यादा रहा है। लोग 3 साल के काम को 15 साल के काम के कंपैरिज़न में अधिक मानते हैं, इसलिए मुझे इस समस्या से बहुत नहीं जूझना पड़ रहा है और विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ज़बरदस्ती अनर्गल बयानबाजी तो आप जानते हैं कि भाजपा के लोग करते हैं। मैं उससे विचलित नहीं होती। आपका मुकाबला इस सीट पर अशोक भगत से है, वो विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अब वो क्षेत्र में जब हैं और पब्लिक से भी जब बातचीत कर रहे हैं और पब्लिक की भी अपनी एक राय है अलग-अलग दृष्टिकोण से, तो वो उनके जो कार्यकाल का कामकाज है और आपके कार्यकाल का जो कामकाज है, उस दोनों के आधार पर तुलना होगा इस बार के चुनाव में। उसको कैसे देखती हैं?
मैंने अभी आपसे कहा कि जनता खुद 15 साल बनाम 3 साल कह रही है। जो काम 15 सालों में भाजपा के विधायक नहीं कर पाए, उसको हम लोगों ने 3 साल में करने का काम किया है। महंगामा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्नति के पहिए पर चढ़ाकर महंगामा को आगे बढ़ाने का काम किया। हम जब पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं तो दो बातें वो लोग कह रहे हैं कि कामकाज कई स्तरों पर बढ़िया हुआ, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और शिक्षा को लेकर वो सवाल कर रहे हैं। उसमें से कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक सैनिक स्कूल का निर्माण होना था, वो नहीं हो सका। एक 500 बेड के अस्पताल का आपने जिक्र भी किया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि वो बनना था। अगर वो बन जाता, आप मानती हैं कि एक उपलब्धि के तौर पर आपके लिए शुमार होता 5 साल में जो नहीं हो सका? अच्छा हुआ आपने सवाल किया। मैं आपको और आम जनता को भी आप लोगों के माध्यम से यह साफ कहना चाहती हूँ कि सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट ये केंद्र के द्वारा लाया गया था और यहाँ से उठा के ले जाने का भी निर्णय केंद्र के प्रतिनिधियों का था। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का या फिर महगामा के लोगों का कोई उसमें दोष नहीं है। जहाँ तक 300 बेड अस्पताल की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2012 में ही जब यूपीए 2 की सरकार थी तो सीएसआर के पैसे से कोल फील्ड्स के पैसे से ये अस्पताल बनाने का निर्णय यूपीए 2 के मंत्री आदरणीय जायसवाल जी ने लिया था और वो ठंडे बस्ते में सालों तक पड़ा रहा, 2019 तक। कोविड के बुरे समय को जब हम लोगों ने देखा तो इस बात का एहसास हुआ कि महगामा में जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। तुरंत हम लोग जो कर सकते थे, आज आप महगामा में जाके देख सकते हैं कि एक अति आधुनिक 50 बेड का सरकारी अस्पताल बन करके तैयार है और कुछ इक्विपमेंट जो बाहर से आने हैं वो आते ही वहां पर फुल फ्लेज्ड ओपीडी और हॉस्पिटल जो है सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये 300 बेड अस्पताल के को लेकर के हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। एक एमओयू केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहुत जरूरी था, जिसको हम लोगों ने 2022 में पूरा किया और आज उस 300 बेड अस्पताल का निर्माण चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा होना चाहिए था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को डबल इंजन के सरकार के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के वजह से आज 2023 में उसका निर्माण शुरू हुआ और 2025 में जाकर के वो कंप्लीट होगा। एक सवाल बहुत ज़रूरी है आपसे जानना कि 2019 में जब आप चुनाव प्रचार कर रही थीं और जब आप चुनाव जीतीं, कहा गया कि दीपिका पांडे सिंह जिस तरह की वाकपटुता है, जैसे क्षेत्र में रहीं, संगठन में जिस तरह से रहीं, मंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, तब नहीं मिला। आखिर में जब मंत्री पद ऐसे समय में मिला जब हेमंत सोरेन को अप्रत्याशित ढंग से जेल जाना पड़ा, चंपाई सोरेन सीएम बने। बहुत कम वक्त मिला। अब क्या है कि आप विधायक 5 साल से तो हैं ही, मंत्री पद मिला आपको, तो लोगों की अपेक्षाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप मानती हैं कि अगर पहले मिला होता या 6 महीने का जो कार्यकाल है उसको ज़्यादा आप दबाव के तौर पर देखती हैं या लगता है कि सहूलियत हुई कि आप एक मंत्रालय सँभाल कर ज़्यादा काम कर पाईं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय था कि मुझे कब मंत्री बनाना है। मुझे 3 महीने का कार्यकाल मिला, लेकिन मैं समझती हूँ कि 3 महीने का जो मुझे समय मिला, उसके एक-एक सेकंड का मैंने सदुपयोग किया और किसानों के हित में निर्णय लेने का काम किया है। पहला निर्णय जो 2 लाख ऋण माफी का था, उसको कैबिनेट तक लाना, फिर उस पर सहमति लेना, मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट ने उसको पास किया, वो एक उपलब्धि है। पशुपालकों के लिए जो मिल्क फेडरेशन को दूध आज कलेक्शन होता है मेधा डेयरी को जाने के लिए, उस पे 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलता था। पशुपालकों के लिए हम लोगों ने 5 रुपए प्रति लीटर उसको बढ़ाने का काम किया। कृषि ऋण आज पूरे देश में झारखंड इकलौता राज्य है जो कृषि ऋण 0% ब्याज पे देगा और ये हम लोगों के कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मिलेट मिशन में 50 करोड़ रुपए, एफपीओज को, पैक्स, कोऑपरेटिव को बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने किया है और सहकारिता को एक दिशा देने का काम हम लोगों ने किया। प्रमंडलीय कई सम्मेलन हुए और आज पैक्स के माध्यम से इस बार भी जब धान अधिप्राप्ति होगी तो वो रिकॉर्ड क्वांटिटी में होगा। ये हम लोगों ने उसका रूपरेखा जो है तय कर दिया है। विभाग से का कार्यकाल मेरा जो 3 महीने का था वो पूरा होने के पहले हम लोगों ने 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट बना करके विभाग में रखा है ताकि मंत्री मैं रहूं या कोई और भी रहे, लेकिन उन चीजों पर को प्राथमिकता पर देकर के काम किया जाएगा। तो झारखंड कृषि आधारित राज्य है। 70% लोग
या बल्कि उससे थोड़ा और ज्यादा कृषि पर निर्भर हैं। समर्थन मूल्य की आप बात करिए, हालांकि वो कोऑपरेटिव से होता है, लेकिन इस साल भी 100 रुपये बोनस बढ़ाने का काम राज्य सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब इस बार धान हमारा 2350 से लेके 2450 के रेट पर, सरकारी रेट पर अधिप्राप्ति की जाएगी। और हमारे गारंटी पत्र में भी कृषि को लेकर के जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट जो है किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा निर्णय होगा और किसानों के आमदनी दुगने करने की बात डबल इंजन ने बहुत किया और इस देश के प्रधानमंत्री भी करते रहे, लेकिन किसानों के आमदनी अगर कहीं दुगनी होगी वो झारखंड में होगी। हम लोग इस क्षेत्र में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने ही कहा कि 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। अब ये है कि कृषि मानसून का जुआ कहा जाता है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में ही। यहाँ लोगों ने हमें बताया कि धान की फसल इस बार अच्छी हुई क्योंकि मानसून बढ़िया था। उन्होंने कहा कि अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तो हम साल भर अलग अलग तरह की फसलें उगाते, सब्जियां उगाते। अभी क्या है कि धान की फसल कट जाएगी, इसके बाद हमें पलायन करना पड़ेगा कहीं। तो अगर आप दोबारा जीत कर आती हैं और अगर आपको मंत्रालय भी संभालने का मौका मिला या नहीं भी मिला, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि आपके पास क्या प्लान है यहाँ पर सिंचाई को लेकर कुछ सुविधाएं बेहतर करने? अच्छा हुआ आपने मुझे ये सवाल पूछा। हालांकि मंत्रालय, मेरे मंत्रालय में तो नहीं, लेकिन विधायक के तौर पर हमने अपने क्षेत्र में सिंचाई को प्राथमिकता पर रखा था। आप लोग, आज हम लोग ठाकुरगंज ब्लॉक में बैठे हैं, यहाँ के लोग जानते हैं भौरा बराज जो है पिछले 19 साल से डिफंक्ट पड़ा था। थोड़े बेसिक मेंटेनेंस की वजह से ये स्थिति थी और हर साल जो बारिश का पानी है वो नदियों से बह करके चला जाता था। आज भौरा बराज को हम लोगों ने 16 करोड़ की लागत से सिर्फ जीर्णोद्धार कराया है, तो आज करीब करीब 10,000 किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। भौरा बराज का पानी से पानी जब छूटता है तो महगामा होते हुए, ठाकुरगंज होते हुए मेहरमा ब्लॉक तक जाता है और उस रूट पर आप किसानों से पूछेंगे वो आपको इस बात को बताएंगे कि हमें हमारी सिंचाई की व्यवस्था इस कार्यकाल में भी हुई है। पोखर खुदवाना, नए पोखर खुदवाना, जीर्णोद्धार कराना, कई सारे चेक डैम्स, 26 से ज्यादा चेक डैम्स हम लोगों ने बनाने का काम किया है। पानी कैसे संचित किया जाए सिंचाई के लिए और पीने के पानी को लेकर के हम लोगों ने प्राथमिकता पे काम किया है। सोनेपुर वेयर का लाइनिंग का प्रोजेक्ट 44 करोड़ से पास हुआ है। जो लकड़मारा दह एक बहुत बड़ा लेक है 5 एकड़ में, उसके जीर्णोद्धार के बाद जो पानी स्टोर होगा, जरूरत पड़ेगी तो लोग उसको यूज करेंगे। सुंदर जलाशय से जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसके उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चैनल्स चाहिए, उन सब चीजों पर सारी तैयारी हो गई है। और आने वाले सालों में जो सिर्फ मानसून पर हम लोग निर्भर रहते हैं तो ऑल्टरनेट व्यवस्था भी होगी ताकि कम से कम 3 अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 फसल किसान आसानी से उगा सकते हैं। चुनाव पर आते हैं। कल प्रधानमंत्री ने रांची में रोड शो किया। आज 3 अलग अलग जिलों में गृह मंत्री सभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली है संताल में भी और दूसरे प्रमंडलों में भी। अब उधर से ये कहा जा रहा है कि जितनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की दिखी है झारखंड में चुनाव प्रचार में, उतनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिखी। राहुल गांधी की जरूर कुछ सभाएं हुई हैं, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बनिस्बत तुलना करें तो कम है। प्रियंका गांधी जो फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं और जिनकी अपील भी है, वो अभी तक यहाँ पर चुनाव प्रचार में दिखी नहीं है, दूसरे भी नेता। तो ये कहा जा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां पर हम झारखंड में सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, तो उनके केंद्रीय नेता यहाँ चुनाव करने से बच रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा कुछ भी कह सकती है, लेकिन पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय चुनावी सभाओं में बिताते हैं। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, दूसरे के बाद तीसरे राज्य, और सही में काम के घंटे उनके कम हैं और चुनाव प्रचार के घंटे ज्यादा हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, उनका चुनाव 13 तारीख को है और हमारे स्टार कैंपेनर्स लगातार आ रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारे हमारे जो नेता हैं वो जनता के कामों को भी देखते हैं। अगर चुनाव है कहीं तो राहुल जी की रैली अभी पहले भी हुई, आज भी कई जगहों पर उनकी रैली हो रही है। संथाल पटना भी आएंगे, खड़गे जी ने रैली करने का काम किया, इमरान प्रतापगढ़ी फील्ड में है और कई सारे हमारे स्टार, सचिन पायलट जी प्रचार के लिए आए। हमारे नेता बिल्कुल हैं, लेकिन भाजपा के लोगों की तरह हम सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं करते। हमारा कामकाज, महागठबंधन का जो कार्यकाल 5 साल का रहा है वही जनता के लिए काफी है। आप किसी से सवाल कीजिए कि उसे बिजली बिल माफी की घोषणा से खुशी हुई है कि नहीं है, मैया सम्मान से उनका लाभ हुआ है कि नहीं।
अबू आवास जैसी योजना कितनी महत्वपूर्ण है, और केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की वजह से पीएम आवास बंद कर देने के बाद हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। उससे लोगों को खुशी है कि नहीं, तमाम सर्वजन पेंशन। तो ये जो सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, झारखंड राज्य से सीख करके कुछ केंद्र सरकार ये योजना पूरे देश के लिए लागू कर देती, केंद्र सरकार अगर पूरे देश के लिए लागू कर देती तो मुझे लगता है इन्हें भी इतना प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता। जैसे मैया सम्मान का आपने जिक्र किया, कल एक मीडिया इंटरव्यू में चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा, आरोप एक तरह से सरकार पर लगाया कि वृद्धा पेंशन की राशि जो है वो रोककर मैया सम्मान दिया जा रहा है, तो एक तरफ बुजुर्गों को रुलाकर आप मैया सम्मान कर रहे हैं। आप आरोप से इत्तेफाक रखते हैं? चंपई सोरेन जी भी जब से उस तरफ गए ना, तो फिर वो भी झूठ बोलने लगे। उन्हें भी अच्छे से पता है कि सर्वजन पेंशन सुचारू रूप से चलता रहेगा और वो योजना किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होने वाली है। और मैया सम्मान योजना अलग योजना है जो महिलाओं के लिए किया गया। मेरे समझ में नहीं आता कि अगर महिलाओं के लिए कोई योजना लाया गया इस राज्य में और एक बड़ा बजट महिलाओं के लिए रखा गया, तो भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और सर्वजन पेंशन और मैया सम्मान योजना दो अलग योजनाएं हैं, और राज्य सरकार के पास पर्याप्त तैयारी है इन दोनों योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दीपिका जी, पिछले 5 साल के हम शासनकाल को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगा और ऐसा कहा भी गया विभिन्न आर्टिकल्स में, सियासी जानकार भी और पॉलिटिकल लोग भी कहते हैं कि जो भी योजनाएं चलाई, आपने मैया सम्मान का जिक्र किया, सर्वजन पेंशन योजना का जिक्र किया, अबू आवास का जिक्र किया, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का जिक्र किया, ऐसा लगा कि तमाम जो योजनाएं जो गठबंधन सरकार लेकर आ रही है, लेकिन उसका चेहरा कहीं ना कहीं अकेले मुख्यमंत्री रहे, या ऐसा लगा कि उसका श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले ले रही है। कांग्रेस के तब के जो मंत्री थे और जो मंत्रालय संभाल रहे थे, वो इस चीज को ऐसे नहीं ला सके कि हमारी भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। आप मानती हैं? देखिए, ये जो है ना, विपक्ष को कुछ चाहिए लड़ाई लगाने के लिए, फूट डालो राज करो वाले फॉर्मूले पे वो चलते हैं। जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य का फेस होता है। जिस विभाग से अभी हमारे साथ मैं, बेबी देवी जी और कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा को लेकर के पूरे हम लोगों ने 3 प्रमंडल पूरा भ्रमण किया। बेबी देवी जी उस विभाग की मंत्री थी, उनको आगे रख करके उस पूरी यात्रा को निकाला गया। तो ये इस तरह की अनर्गल बयानबाजी सिर्फ भाजपा कर सकती है। आखिरी सवाल, पिछली बार आप लोग 30 सीटों पर लड़े, 16 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार 29 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीटें बढ़ेंगी? हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थी दीपिका पांडे सिंह, जो महागामा विधानसभा सीट से 2019 में चुनाव जीतकर विधायक बनी। कम समय के लिए ही सही मंत्री पद संभाला, अब चुनावी मैदान में दोबारा हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपनी उपलब्धियां और जो आगे की रणनीति है वो बता रही हैं। इनका मुकाबला जो आगे है वो अशोक भगत, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे हैं। यहाँ पर जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। फैसला जो है जनता को 20 नवंबर को ईवीएम का बटन दबाकर करना है। अब वो लोग देखेंगे कि किस आधार पर वो प्रत्याशियों का आकलन करते हैं। हमारी ये अपील होगी जनता से कि वो 20 नवंबर को बड़ी संख्या में घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर वो मतदान बड़ी संख्या में करेंगे तो इतने ही हक से अपने अधिकार भी मांग पाएंगे। मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो बाकी अधिकार भी मांग पाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।